दोस्तों, किसी भी मुल्क के पास अगर पावरफुल मिलिट्री है, उसकी फौज तगड़ी है, तो यूजुअली ये गुमान किया जाता है कि वो मुल्क भी बहुत प्रॉस्परस होगा, वहां की आवाम बहुत खुशहाल होगी। आप यूएसए को देख लें, चाइना को देख लें, यूके, रशिया, जर्मनी को उठा लें, ऑल ऑफ देम हैव सुपर पावरफुल आर्मीज एंड सुपर सक्सेसफुल पीपल। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जिनकी फौज तो बहुत तगड़ी होती है, लेकिन अवाम का बहुत बुरा हाल होता है। ऐसा ही एक मुल्क हमारा प्यारा पाकिस्तान है। अब सवाल ये बनता है दोस्तों, ये बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस का सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारी फौज इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, इतनी प्रोफेशनल है, इतनी पावरफुल है, इतनी तगड़ी है, लेकिन अवाम का कोई हाल नहीं है। इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में, और जवाब बहुत ही ऑब्जेक्टिव होगा। वैसे आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमारी फौज को बैश किया जा रहा होता है, बुरा भला कहा जा रहा होता है, या फिर उनकी तारीफ की जा रही होती है। मैं इन दोनों में से कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी टीवी एंकर की तरह रैंटिंग, रेविंग, प्रोपेगेंडा, रेटरिक, जिंगोइज्म पर बिलीव नहीं करता। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं और मेरा काम है आप लोगों के सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रेजेंट करना, स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना, नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव दोनों की आगाही देना। उसके बाद आप लोगों ने डिसीजन लेना होता है कि आप उस इश्यू के बारे में, उस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। एनीवेज, आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसमें हम आर्गुमेंट करेंगे आयशा सिद्दीका की नजर से, जिन्होंने 2007 में एक पाथ ब्रेकिंग किताब लिखी थी जिसका टाइटल है मिलिट्री इंक। 2007 में जब यह किताब पब्लिश हुई थी तो इस किताब को इनिशियली बैन भी कर दिया गया था, क्योंकि इसका जो कंटेंट है उसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल और मिलिट्री सर्कल्स में एक तहलका मचा दिया था। आयशा सिद्दीका को गद्दार भी कहा गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाने की कोशिश भी की गई, एंड इवेंचुअली शी वेंट इनटू सेल्फ एग्जाइल। उन्होंने अपने आप को मुल्क बदर कर लिया। बेसिकली दोस्तों, ये जो किताब है मिलिट्री इंक, ये पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में एक बहुत ही वेल रिसर्च किताब है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह पाकिस्तानी मिलिट्री अपना इन्फ्लुएंस यूज करती है पाकिस्तान को ड्राइव करने के लिए। आज की वीडियो में हम इसी बुक को डिस्कस करेंगे, और इस रिव्यू को सुनने के बाद आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि क्या चीजें पाकिस्तान मिलिट्री के बारे में सही हैं और क्या गलत। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक। आयशा सिद्दीका एक मिलिट्री एनालिस्ट हैं जिन्होंने अपना पीएचडी किया था किंग्स कॉलेज लंदन से, और इनका ये पीएचडी भरपूर तरीके से झलकता है इस किताब मिलिट्री इंक में। क्या ही बेहतरीन और वेल रिसर्च्ड काम है। मैंने बहुत कम ऐसी किताबें पढ़ी हैं जो इतनी जबरदस्त रिसर्च के बाद लिखी गई हैं। आई रिमेंबर कि स्टीवन पिंकर की किताबें बहुत हेवीली रिसर्च्ड होती हैं। इसी तरह मैनेजमेंट की एक बुक है गुड टू ग्रेट जो जिम कॉलिंस ने लिखी थी, वो भी बहुत हेवीली रिसर्च थी। जब इतना ज्यादा डिटेल में काम होता है तो उसको पढ़ने का मजा ही अलग होता है। इस किताब के तकरीबन 350 पेजेस में इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इतने स्टैटिस्टिक्स हैं, जिससे आपको अंदाजा होता है इस बुक की ऑब्जेक्टिविटी का। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग बात इस बुक की यह है कि ऑल्दो इसका नैरेटिव पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मिलिट्री के टॉप नॉच ऑफिसर्स ने आयशा सिद्दीका की मदद की है इस किताब को लिखने में, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद, तलत मसूद और एडमिरल फसी बुखारी। सो अजीजाने मन, इस किताब का जो मेन आइडिया है, जो बॉटम लाइन है, वो है एक टर्म जिसको वो कहती है मिल बस, यानी कि मिलिट्री बिजनेस। अब ये मिलिट्री बिजनेस क्या है? इसका मतलब है फौज की वो कारोबारी और मुआशी एक्टिविटीज जिनका डायरेक्ट ताल्लुक प्रॉफिट मेकिंग से है, और ये प्रॉफिट पूरी मिलिट्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि कुछ सिलेक्टेड ग्रुप और कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स में होता है, और वो इस सरमाए, इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को बढ़ाने के लिए, अपने पॉलिटिकल क्लाउड, अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और अपनी पावर को एनहेंस करने के लिए। मजे की बात यह है कि ये जो सरमाया है, ये जो कैपिटल है या प्रॉफिट है, इसका सिविलियन गवर्नमेंट को अंदाजा ही नहीं होता कि इसका वॉल्यूम क्या है या मैग्नीट्यूड क्या है, जिसकी वजह से इसकी कोई लिखत पढ़त नहीं होती। अब सवाल यह बनता है कि आखिर मिलिट्री के पास इतने सारे रिसोर्सेज आते कहां से हैं? तो इसके 3 मेन जरिए हैं। पहला जरिया है लैंड, यानी कि जमीन, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलिट्री को एलोकेट करती है, और उसके बाद मिलिट्री की डिस्क्रेशन है, उनकी मर्जी है कि वो उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी करें, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करें। दे हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरा जरिया है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स को देती है,
उनको सपोर्ट स्टाफ मिलता है, क्लब मेंबरशिप्स मिलती हैं, ट्रैवल सब्सिडीज मिलती हैं, यूटिलिटी बिल्स जैसे कि बिजली, गैस और पानी का बिल बहुत कम आता है क्योंकि उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट पे कर रही होती है। और जो तीसरा जरिया है वो है फ्री मार्केट की प्रैक्टिसेस की धज्जियां उड़ाते हुए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का रुख मोड़ देना मिलिट्री की जानिब। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो रिसोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनका रुख मोड़ दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक मिलिट्री के लोगों की जानिब जो उससे भरपूर पैसा बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका कोई जिक्र पाकिस्तान के बजट में नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दिस इज ऑन टॉप ऑफ द मिलिट्री बजट विच इज पार्ट ऑफ द एनुअल बजट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान का जो एनुअल खर्चा है उसमें हमारे कर्जों के बाद सबसे बड़ा जो हेड है वो मिलिट्री के एक्सपेंसेस हैं। सो पाकिस्तान का जो टोटल एक्सपेंस है उसका 17% डिफेंस सर्विसेज की तरफ जाता है और जो बाकी का खाता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसको आप एक बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल से समझें। ये जो आपके सामने टेबल नजर आ रहा है ये पिछले 25 साल का रिकॉर्ड है फ्रॉम 1981 टिल 2005। इसमें 3 सेक्टर्स का कंपैरिजन है। एक है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ और तीसरी है डिफेंस सर्विसेज। अगर आप नंबर्स पर गौर करें तो जो डिफेंस का बजट है वो एजुकेशन और हेल्थ से 4 से 5 गुना ज्यादा है। स्पेशली अगर आप हेल्थ का कंपैरिजन करें डिफेंस सर्विसेज से तो देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। जब ऐसे नंबर सामने आते हैं तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये कहता है कि पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज मिलिट्री खा जाती है। ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सोशल वेलफेयर है, ना नौकरियां हैं। जो सारे रिसोर्सेज हैं वो तो आर्मी यानी फौज के पास है। मिलिट्री का वर्जन ऑफ कोर्स डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर बहुत वॉलेटाइल है इंडिया के साथ, वेस्टर्न जो बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ वो भी बहुत क्रिटिकल है, हमारे इंटरनल मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं, टेररिज्म का मसला है, जो भी कुदरती आफत आती है, नेचुरल कैटास्ट्रोफी होती है, उसमें सबसे आगे फौज होती है और इन कामों को सरअंजाम देने के लिए पैसा तो चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि मिलिट्री के वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए वो पैसे बनाते हैं। हमारी मिलिट्री इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स में काम करती है। एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा है सर्विसेज। ये इन 3 सेक्टर्स में 3 मुख्तलिफ अंदाज से काम करती है। एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे, एक सब्सिडरी लेवल पे और एक इंडिपेंडेंट लेवल पे। इंस्टीट्यूशन लेवल पर फौज डायरेक्टली प्रॉफिट मेकिंग में इन्वॉल्व होती है जिसकी 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है। एक है नेशनल लॉजिस्टिक सेल यानी कि एनएलसी, दूसरी है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफडब्ल्यूओ और तीसरी है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ। सब्सिडरी लेवल पर 4 मेन फाउंडेशंस हैं जो फौज की सबसे ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन फाउंडेशंस को बनाया गया था फौजियों के वेलफेयर के लिए यानी कि फलाह बहबूद के लिए। इनके अंडर बहुत सी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं जो दबा के प्रॉफिट मेकिंग कर रही हैं। इन फाउंडेशंस के नाम है आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन एंड बहरिया फाउंडेशन। अब आपने बहुत गौर से सुनना है क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन बिजनेस एंटिटीज के बारे में जो इन फाउंडेशंस के अंडर काम कर रही हैं एंड दे आर मेकिंग ह्यूमंगस प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले है फौजी सीरियल्स। जनाब, जो आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, जो आप पोरेज खाते हैं, वो भी फौजियों का है। नेक्स्ट इज फाउंडेशन गैस, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, फौजी सीमेंट, फौजी कबीर वाला पावर कंपनी, मरी पेट्रोलियम, फौजी अकबर पोर्शिया मेरीन टर्मिनल लिमिटेड, फौजी ऑयल टर्मिनल, फाउंडेशन सिक्योरिटीज, अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट, फाउंडेशन विंड एनर्जी और बहुत से पेट्रोल पंप्स। ये सब फौजी फाउंडेशन के अंडर काम करते हैं। अब बात करते हैं उन बिजनेसेस की जो डायरेक्टली आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर हैं, जिसमें सबसे पहले है अस्करी जनरल इंश्योरेंस, अस्करी सिक्योरिटीज, अस्करी एविएशन सर्विसेज, अस्करी गार्ड्स, अस्करी एंटरप्राइजेज, फौजी सिक्योरिटी सर्विसेज, अस्करी रियल एस्टेट, अस्करी प्रोजेक्ट्स, अस्करी फार्म्स एंड सीड्स, अस्करी वेलफेयर शुगर मिल्स, ब्लू लगून, अस्करी अपैरल, अस्करी फ्यूल्स एंड मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स। अब बढ़ते हैं शाहीन फाउंडेशन की तरफ। तो इसमें है शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, सैप कार्गो सर्विसेज, सैप एविएशन कॉलेज, एयर ईगल एविएशन एकेडमी, शाहीन हाउसिंग पेशावर, शाहीन कॉम्प्लेक्स लाहौर एंड कराची, शाहीन एरो ट्रेडर्स, शाहीन एविएशन मेंटेनेंस ओवरऑल सेंटर, शाहीन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज, फजाइया एजुकेशन स्कूल सिस्टम, शाहीन मेडिकल सर्विसेज, हॉक एडवर्टाइजिंग सर्विसेज और शाहीन इंश्योरेंस कंपनी। और आखिर में बढ़ते हैं बहरिया फाउंडेशन की जानिब।
तो इनके अंडर है बहरिया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, मैरीटाइम सर्विसेज, बोट बिल्डिंग यार्ड, फलाह ट्रेडिंग एजेंसी, बहरिया फार्मेसी, बहरिया पेंट्स, बहरिया ट्रेवल्स, बहरिया सिक्योरिटी सर्विसेज, बहरिया रिक्रूटिंग सर्विसेज, बहरिया रियल एस्टेट, बहरिया कंटेनर टर्मिनल, बहरिया फिलिंग स्टेशन डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स, बहरिया फूड्स और बहरिया विंड एनर्जी फार्म। अब तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि फौज का असल काम है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, पाकिस्तानी अवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये बिजनेस एंटिटीज बनाने का क्या मकसद है? दूसरी तरफ फौज का ये कहना है कि इनका सिर्फ एक मकसद है और वो है हमारे फौजियों की फलाह बहबूद और वेलफेयर। नाउ डिसीजन आपने लेना है कि ये सही है या गलत। इसके अलावा आयशा सिद्दीका का कहना है कि मिलिट्री ऑफिसर्स और भी बहुत सारा पैसा बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेवर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। स्पेशली जो वेपन प्रोक्योरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें इनका एक बहुत मेजर रोल होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बताता है पाकिस्तान मिलिट्री का जो होल्ड है पाकिस्तान के लैंड पे या जमीन पे। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन 93 मिलियन यानी कि 93 मिलियन एकड़ जमीन है, जिसमें से 12% यानी कि 11 मिलियन एकड़ मिलिट्री के पास है। अब इसमें तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज के पास भी बहुत ज्यादा जमीन है, लेकिन इसमें एक बहुत ही मेजर फर्क है। फर्क यह है कि जो मिलिट्री के पास जमीन है वो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो उसको अपने पर्सनल मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रियल एस्टेट के बड़े बड़े शहर बना सकते हैं, DHAs बना सकते हैं और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। अब दोस्तों बढ़ते हैं उस सवाल की जानिब जिससे मैंने वीडियो का आगाज किया था कि आखिर वो क्या वजह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी पावरफुल है, इतनी स्टेबल है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड है और बाकी पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। आप किसी कैंटोनमेंट एरिया में जाएं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान की अवाम डेस्टिट्यूट है, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस इरोडेड है, लेकिन फौज बेहतरीन है। तो दोस्तों इसकी बहुत ही लॉजिकल रीजन है और इसको जानने के लिए हमें पास्ट यानी कि तारीख में जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब पाकिस्तान आजाद हुआ ना तो हमारे दो हिस्से थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान, जिनके दरमियान डिस्टेंस 1000 मील से भी ज्यादा था। सो शुरू से ही हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स थे ड्यू टू इंडिया और हमारा नेशनल नैरेटिव जो बना वो बना ही सिक्योरिटी के अराउंड, एक तो कश्मीर मसला और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। तो हमारे लिए बहुत जरूरी था, इट वॉज एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल कि हमारी फौज स्ट्रांग हो। और फिर पूरे मुल्क का माहौल ऐसा बन गया, एक नेशनल आर्गुमेंट, एक नेशनल नैरेटिव ऐसा बन गया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी जो फौज है उसको तगड़ा होना चाहिए। लेकिन उससे एक और बहुत बड़ी वजह है और वो वजह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन द अर्ली 50s यूएसए और सोवियत यूनियन की एक जंग थी विच वॉज एक्चुअली अ फाइट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इसको हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए चाहता था कि सोशलिज्म के इम्पैक्ट को, उसके इन्फ्लुएंस को रोका जा सके, लिहाजा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी उनके साथ यूएसए निगोशिएट करता था टू सपोर्ट देम एंड टू स्टॉप द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म। यूनाइटेड स्टेट्स को जिस मुल्क में लगता था कि लेफ्ट विंग की पार्टी सर उठा रही है, उस मुल्क में नेशनल लिबरलाइजेशन स्ट्रगल हो रही है, वहां पे वो मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट करके अपनी धाक बिठा लेता था और वो ये ऑफ कोर्स करता था डॉलर की पावर के थ्रू। तो सबसे पहले यूएस गया इंडिया के पास कि भाई आप हमें सपोर्ट करें। इंडिया ने कहा कि भाई हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम आपसे भी बात करेंगे और हम सोवियत यूनियन से भी निगोशिएशंस जारी रखेंगे, हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंडिया के बाद ऑफ कोर्स आया यूएस पाकिस्तान की जानिब एंड एज यूजुअल वी कुड नॉट शो आवर बैकबोन और हमने यूएस के प्रेशर के अंडर सरेंडर कर दिया। और उसके बाद जो मंकी बिजनेस, जो तमाशा शुरू हुआ मिलिट्री डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसीज का, वो तो हम पिछले 75 साल से देख ही रहे हैं। इन सब इवेंट्स की वजह से फौज आहिस्ता आहिस्ता तगड़ी होना शुरू होगी, जिसका इवेंचुअली फायदा पाकिस्तान को तो हुआ, लेकिन कुछ एक मिलिट्री जनरल्स ऐसे निकले जिन्होंने अपने आप को अबव द लॉ कंसिडर किया एंड इवेंचुअली दे केम इनटू पावर। अब दोस्तों इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई नो वन इज अबव द लॉ, चाहे वो कोई मिलिट्री ऑफिसर हो, कोई सिविल ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई आम आदमी। आपने अगर कानून के सामने खड़े होना है तो सबने एक लाइन में खड़े होना है। दूसरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान की मिलिट्री के इन्फ्लुएंस और पावर के हवाले से वो ये है कि हमारी जो सिविलियन और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनको एक एग्रीमेंट करना चाहिए, एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसमें वो तय करें कि मिलिट्री किस हद तक बिजनेस कर सकती है और उसका पावर पॉलिटिक्स में कितना रोल होगा। बाय द वे चाइना का एग्जाम्पल हमारे सामने है।
डेंग जियाओपिंग के रिफॉर्म्स के बाद चाइना की जो मिलिट्री थी उसके भी बहुत ज्यादा बिजनेसेस थे, वो भी इसी तरह प्रॉफिट मेकिंग में इन्वॉल्व थे। लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम चाइना की जो स्टेट है उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना, आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे, लेकिन आप बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करेंगे। एंड हियर यू गो, चाइनीज मिलिट्री इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड नॉट ओनली मिलिट्री, 50 करोड़ चाइनीज ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से पिछले 30 सालों में ऊपर आ चुके हैं। सो अजीज आने मन, ये थे सारे फैक्ट्स मिलिट्री इंक के हवाले से। एंड लाइक आई सेड, यू आर द वन हु हैव टू टेक द डिसीजन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। चलें जी, सर ने बहुत अच्छी तरह ये एक आध लफ्ज तो समझा दिया। एक और चीज है, समझ भी आया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना, जितने भी लोग हैं आप बोलना शुरू हो गए। इदारे के बिजनेस जो है ना, हाँ, वो बताना शुरू हो गए। मतलब अस्करी ये बैंक है, का मुझे नहीं आइडिया था भाई मतलब ये है, अस्करी मैंने बैंक इसके तो बारे जगह में जगह पे है। मुझे मैंने नहीं अस्करी पता बैंक के बारे में सुन रखा था, लेकिन ये नहीं पता था इसका असली मालिक कौन है। आज पता चला। और इसका ये भी है, अब जो बंदे हैं ना, मतलब अवाम में शऊर देख लो, यही शऊर है कि पहले कभी सुनने को मिलते ही नहीं था। हम सोच भी नहीं सकते भी कोई पाकिस्तानी हो या इस तरह को कोई बाहर की कंट्री का बंदा तो बताता तो हम कहते तो हमारे दुश्मन है। अब हमारे मुल्क के अंदर रिटायर जो फौजी हैं वो भी। और बाकी एक और चीज है, मुझे ना किसी ने बताया कि एससीओ जो उन्होंने बताया ना, वो उसका नाम भी ले रहे थे, एससीओ एसकॉम, ये नेटवर्क जो इधर गिलगित और बिल्तिस्तान में नेटवर्क चलता है एसकॉम के नाम से, वो यही कंट्रोल करते हैं। वो इन्हीं का है। वो मुझे अच्छा, क्योंकि इसमें जो एससीओ का लोगो था ना, जी, वो एज एसकॉम का जब वो ऐड चलता है ना, वो सेम लोगो चलता है उसके पे। आप ये देख रहे हैं कि $93 मिलियन और 93 मिलियन एकड़ जमीन पाकिस्तान के पास टोटल है, जिसके ऊपर कब्जा किसका है, जिसमें से 11 मिलियन एकड़ का कब्जा जो है ना वो इनका है। 11 मिलियन एकड़ का, बाकी जो है कुछ वीरान पड़ी होगी, कुछ पहाड़ क्या होंगे। बात करें यार, इसके ऊपर क्या बोले यार। ये तो देख रहे, ये तो वही बात होगी कि जब चोर पकड़ा जाएगा तब भी। लास्ट टाइम ना मेजर गौरवारे भी यही बोल रहा था कि भाई आप बस आपके पास एक ही कारोबार है और वो है जमीन जायदाद का कारोबार, इसके अलावा आप कुछ नहीं है। तो वो देख लो आज वही सामने आ गया। यहाँ पे एक और चीज है, फौजी फर्टिलाइजर है, उसकी जरूरत है, वो भी रिलेटेड किसके है, एग्रीकल्चर के। एजुकेशन है, वो भी। एयरपोर्ट देख लो, एयरपोर्ट। लेकिन बाकी को ज़राअत देख लो, या मतलब कोई एक और चीज है यूकुब भाई, इस तरह के अदारे बिन कासम पोर्ट ये वो वगैरह वगैरह, अगर हमारे पास अब भी बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा एरिया जो चाइनीज ने मांगा था ना कि आप हमें थोड़ा एरिया दे दो, हम उसको डेवलप करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह, देना क्यों उनको? नहीं वैसे उनके साथ अगर कंप्रोमाइज कर लेते, बैठ के बातचीत हो जाती। हाँ, अगर हमारी मशीनरी नहीं है या हमने आज तक बनाई नहीं, आप हमारे साथ मिल के ये काम करें, जमीन हमारी आधा हमारा आधा आपका, पैसा आप लगाएं, हमारे पास पैसा नहीं, ये बात हो सकती है। ये नहीं भी चाइना को कब्जा करने के लिए दे दें, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो कभी नहीं वापस करेंगे। उनकी तो आदत है चाइनियों की, जो चीज मिल जाए उसको कब्जा लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस तरफ आ जाते, इंजन मेकिंग, इंजन बनाने की तरफ, इस तरफ भी अगर कोई 2-4 कारखाने लगा लेते ना, तो मेरा ख्याल है कि हमें फख्र होता मेरे हिसाब से। फिर हम कह सकते थे कि जी ठीक है, चलो मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है ना, कहीं पे भी हो। बिल्कुल, इतना कुछ जो इनके अंडर है। हाँ, तो ये इतना कुछ इनके अंडर होने के बावजूद भी इनको चाहिए था मुल्क को स्ट्रॉन्ग बना देते। ऐसे ही है। ये सब कुछ तो होता है हर दूसरी कंट्री, जितनी भी दुनिया में ना उनके होता है, वज़ीर आज़म या सदर के पास उसमें ये है ना कि जितने लोग काम करते वहां पे उनका रोजगार होता प्रॉपर। अगर कोई रिटायर फौजी हो जाता है, उसको देख लो मिलियन के हिसाब से पैसे मिलते हैं, घर गाड़ियां रिटायर होने के बाद भी मिलती है, ऐशो आराम मिलते हैं, उनके बच्चों को भी मिलते हैं, उनके बच्चे पहले भी बैर होते हैं, उनको फिर भी ऐशो आराम से जिंदगी गुजारते हैं वो। तो जो आम जनता है, जो आम बंदे हैं पाकिस्तानी, उनको इतना ज्यादा पढ़ लिखने के बावजूद भी एक तो मुश्किल से इस मुल्क में पढ़ाई नहीं होती। अगर कोई बच्चा इधर कोई पढ़ जाता, फिर बाहर की कंट्री जाता, कुछ बन के आ जाता है, या मुल्क के अंदर ही पढ़ लेता है, कोई स्ट्रॉन्ग बन जाता, मतलब कुछ इतनी काबिलियत आ जाती है उसमें कि वो कुछ अपने आप को मनवा सकता है, उस बंदे को मनवा दिया जाता है, उसकी कदर नहीं की जाती। होना तो ये चाहिए कि जो इस तरह का कोई गाड़ी मतलब खुद बना लेता है। पिछले दिनों में देखा एक हेलीकॉप्टर लड़के ने हवाई जहाज बना लिया वो, और उस लड़के को बजाय इसके उसको बुला के मतलब खराज तहसीन पेश करते, मतलब कुछ अवार्ड देते, उसको नवाजते इनाम वगैरह से, तो वो अच्छी बात होती है, उसको मन और बढ़ता, उनको देख के कुछ और लड़के और पढ़ते हैं, शऊर पैदा होता।
ये उसको पता नहीं गायब कर देते हैं, कहाँ पहुंचा देते असल में हैं। गैप ना भी करे ना तो इतनी वो पजीराई नहीं मिलती कि वो बंदा खुद दिल बर्दाश्त हो तो गया, फिर कहते हैं पाकिस्तान छोड़ तरक्की देता नहीं है। कर रहा, पाकिस्तान तरक्की कैसे करे। तकरीबन मेरे ख्याल से मैं पढ़ रहा था 9 लाख के ऊपर इस साल के ऊपर। ये जब पीडीएम की हुकूमत स्टार्ट हुई इस साल के अंदर 9 लाख से ऊपर बंदे पाकिस्तानी मुख्तलिफ 16 कंट्रियों में चले गए। 16 लाख यार मैं तो हैरान हूं सुन के, इतनी ज्यादा वहां मुल्क छोड़ के चलेगी, वजह उसकी क्या है? बस यही वजह है। यहाँ जिसकी राह चल रहा है वो कहते बस हम ही हम में, बाकी दुनिया वहां तो कुछ भी नहीं, के भेड़े ही है। भेड़े भेड़े भाग रही मुल्क से और बाकी जो तगड़े हैं वो पर भाई होश मेरे तो गुम हो गए हैं देख के, इतना कुछ इस इदारे के अंदर है, उसके बाकी बच गया है। मुझे ये बताओ, अगर बाकी कोई जमीन रकबा बचा है ना तो वो रेलवे के अंडर है या सियासतदानों के अंडर है। तो उनसे को बचता है, वो सियासतदानों ने कब्जाया हुआ है। तो फिर आवाम के पल्ले क्या है? बस जिल्लत। एक दूसरे की बात नवाज शरीफ की मान ली, इधर जरदारी की मान ली, इधर इमरान की मान ली, तो वो लड़ना शुरू कर देते, वो सोचते कुछ नहीं, तो वो इसमें खुश हो जाते हैं। क्या मिलता फिर अवाम को? अवाम में शऊर आना जरूरी है, अवाम को देखना पड़ेगा, खरे खोटे की मतलब पहचान करनी पड़ेगी। इसमें हमारे अवाम के लिए कौन सा बंदा फेवरेट है, कौन मुल्क को लेके आप चल सकता है। बहुत हो गया अब ये खेल, जो लुका छुपी होगी ना सियासत में, ये बहुत होगी, 75 साल हो गए। अब देखना पड़ेगा अवाम के अंदर जो शऊर अब आया है, अवाम आज देख रही है, अब पता चलेगा वोट की ताकत से। अब अवाम बताएगी कि किसकी ताकत है। चलें जी, खैर ये देखेंगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा। तो बहरहाल वीडियो में बहुत कुछ देखने को सुने को और सच मिला है भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दी इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।